सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पे। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेशन की ओर। और अपने अगले सेशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे दो बेहद खास मेहमानों को, प्रदीप कौशिक जी, चेयरमैन जीएवी इंटरनेशनल स्कूल, और ज्योति सिंह, डायरेक्टर श्री श्याम जन कल्याण सेवा संस्थान झज्जर। मैं चाहूंगी कि हमारे दोनों खास मेहमान मंच पर आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा। क्योंकि अब तक सेशन में आपने देखा कि बात राजनीति को लेकर हुई, बात हरियाणा के विकास को लेकर हुई, हरियाणा की कृषि व्यवस्था को लेकर हुई है, गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हुई है, और अब बात होगी शिक्षा से जुड़ी हुई, बात होगी समाज सेवा को लेकर जुड़ी हुई। रवि, ओवर टू यू। शुक्रिया पूर्वा। किसी भी विकसित समाज की बात हो, शिक्षा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दो खास मेहमान इस सत्र में, ज्योति जी और प्रदीप कौशिक जी, दोनों मेहमानों का बेहद स्वागत है। और अभी मैं देख रहा था, जब हम आए थे सुबह, मंच का आगाज जब हुआ था, कुछ बच्चे आए थे, जेवी स्कूल के वो बच्चे थे, और अनपेक्षित सी बात थी, ये अनएक्सपेक्टेड थी कि वो बच्चे आकर के नमस्ते या गुड मॉर्निंग की बजाय राधे राधे बोल रहे थे तमाम बच्चों को। यानी शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म का समावेश अगर कहीं देखा जाए तो जीएवी स्कूल के बच्चों में, और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रदीप कौशिक जी। पहला सवाल यही कि बच्चों को, आपको नहीं लगता जिस तरह से हिसार के मामले आए हैं, फतेहाबाद के मामले आए हैं, इस तरह से संस्कारी शिक्षा देनी बेहद जरूरी है? विचार कैसे मन में आया? क्योंकि अब तो आधुनिकीकरण का जमाना है और बच्चे सुबह सुबह राधे राधे बोलते हैं, कैसा लगता है? देखो, पहले तो आपका और इंडिया न्यूज हरियाणा का, आईटीवी का धन्यवाद कि गुड़गांव में कॉन्क्लेव करने को, क्योंकि आप लोग ही हो जो मंच देते हो और अपनी बात जब आप पूछते हो तो अभिभावकों से लेकर और आम जनमानस तक बात पहुंचाई जा सकती है। तो पहले तो थैंक यू उसके लिए। दूसरी बात, राधे राधे, तो राधे राधे आया जब से वृंदावन की राह लगी, और जब से स्वामी धर्मदेव जी महाराज, उनके पटौदी में हरे कृष्णा वर्ल्ड स्कूल था, जो आजकल जीएवी इंटरनेशनल स्कूल ही है, उन्होंने ही नेम चेंज कराया। तो उनके सानिध्य में आने के बाद ये चीज़ समझ आई, जो अक्सर कहते हैं कि जीएवी में पढ़ने वाला बच्चा ना सिर्फ राधे राधे बोलेगा बल्कि नासा में भी जाएगा, वो सिर्फ गीता के श्लोक नहीं बोलेगा, वो इसरो में साइंटिस्ट भी बनेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जहां हमारे रूट से, कल्चर से, जो गीता एंग्लो वैदिक जीएवी की फुल फॉर्म है, तो एंग्लो और वैदिक, वेस्टर्न और वैदिक कल्चर का तालमेल बिठाते हुए एक जेन्युइन से ईमानदार कोशिश है कि जैसे हमने एक बार 2013-14 में ग्रैंड पेरेंट्स डे करा था। ग्रैंड पेरेंट्स डे में जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि हाँ, ये बच्चे हमारे पैर छू रहे हैं। नहीं तो अक्सर कहते हैं कि बच्चा हाथ से निकल गया। तो वहाँ से राह पकड़ी, और वहाँ से आज की डेट में जो हम अक्सर कहते हैं जीएवी में कि कुछ और करें ना करें पर बच्चों को पढ़ा जरूर देंगे। आज की डेट में स्कूल फैशन का माध्यम हो गए हैं, फैसिलिटीज़ का माध्यम हो गए हैं, और बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ एक ही चीज़ गौण हो जाती है, वो है शिक्षा। तो शिक्षा रोजगार परक हो, शिक्षा आध्यात्म से जुड़ी हो, शिक्षा नित नए आविष्कार कराए, और जब पेरेंट्स को अपने बच्चों के थ्रू वो सारी चीज़ें मिलती हैं, जब रोज़ सुबह बच्चा पैर छूता है और चीज़ें होती हैं, तो दिल से दुआएं तो निकलती हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, ज्योति जी से बात जरूर करना चाहूंगा। ज्योति जी, क्योंकि श्री श्याम जन कल्याण सेवा संगठन जो है, उससे आपका लगातार जुड़ाव है। 2018 से इस संगठन की शुरुआत की गई थी, इस संस्था की शुरुआत की गई थी। विचार कहाँ से मन में आया कि समाज की सेवा की जाए, गरीबों की सेवा की जाए? कहाँ से विचार मन में आया? सबसे पहले तो आपने मुझे अपने मंच पर इंडिया न्यूज़ ने बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि मैं अपनी बात सब तक पहुंचा सकूं। मेरे मन में ये विचार किसी को देखकर नहीं आया, भाव मन में खुद से आता है। ठीक है, देखकर तो हम देखते तो रहते ही हैं और इग्नोर भी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन जो भाव मन से आता है, असली भाव, वो होता है सेवा का। तो कहीं से प्रेरणा मिली होगी आपको? कोई प्रेरक तो होता होगा, प्रेरणा स्रोत होता है कोई? नहीं, खुद से ही प्रेरणा मिली थी, मुझे किसी से प्रेरणा नहीं मिली। नेत्रहीन बेटियों की और जरूरतमंद बेटियों की शादियों की चाहे बात की जाए, उनकी हेल्प की बात की जाए, किस तरह से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है? कितनी ऐसी बच्चियां, कितनी ऐसी लड़कियां, उनको अभी तक मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है? मैंने अभी तक 3 नेत्रहीन बच्चियों की शादी कराई है, जो कि वो उन्होंने खुद से चूज़ किया होता है, अपना जो वर होता है
हम सिर्फ उनकी शादी करा देते हैं ताकि हम उनको अपने पास रख सकें सेफ, क्योंकि हम ऐसे उनको रख नहीं सकते, क्योंकि हम पर भी सवाल उठेंगे अगर हम बिना किसी रिश्ते में बंधे ऐसे एक लड़का और लड़की को साथ में रखेंगे तो। कोई ऐसा अनुभव रहा जिसने प्रेरित किया हो आपको? बस मैं देखती थी कभी कभार कि मतलब हम जैसे लोग तो अपना सब कुछ कर लेते हैं, जो ये दिव्यांग बच्चे हैं इनका कौन करेगा, क्योंकि इनको बहुत ही चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं समाज में, जो कि हम जैसे लोग तो कर जाते हैं, बट उनके लिए बहुत ही चुनौतियां होती हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इनका सहारा बनना चाहिए। किस तरह की चुनौतियां पेश आई जब शुरुआत की थी? हर एक शख्स को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता, कोई नई शुरुआत जब करता है, तो आपके आगे किस तरह की चुनौतियां आई? देखिए, मैं किसी चीज़ को भी चुनौती नहीं मानती, और वैसे तो हर चीज़ एक चुनौती होती है, लेकिन ना मानो तो कुछ भी नहीं होता। तो जैसे हमारे पास एक ब्लाइंड बच्ची है, किरण नाम है उसका, लास्ट ईयर ही उसकी शादी कराई थी हमने। वो बच्ची, उसकी जो भाभी थी वो उसके साथ बहुत गलत करती थी, तो उस बच्ची ने अपनी पूरी जो स्टोरी है उसकी, उस पर एक गीत लिखा हुआ है। आप कभी मेरे एनजीओ में आओ तो वो खुद सुनाएगी उस चीज़ को। नालंदा सरीखे जो विश्वविद्यालय थे, बाहर के जो बच्चे थे, प्रदीप जी, वो पढ़ने के लिए आते थे। उस तरह का समावेश, क्योंकि अध्यात्म, अगर भारत किसी मामले में गुरु बनाने की कोशिश की जा रही है तो अध्यात्म के मामले में भारत पहले भी विश्व गुरु रहा है अध्यात्म के मामले में। अब जिस तरह से लगातार गीता का चलन, गीता को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, शोध किए जा रहे हैं, आपने अभी राधे राधे का जिक्र किया, तो नई जो शिक्षा नीति, आपको लगता है कि उसमें भी इस तरह का समावेश है कहीं अध्यात्म का नई शिक्षा नीति में? क्योंकि कई सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कही जाती है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात कही जाती है। आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति उसको फुलफिल करेगी जिस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर आप आगे चल रहे हैं? पहले तो आप खुद भी जानते होंगे, आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि बहुत सारे देशों में गीता को एज ए बुक, प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक की तरह रखा गया है। कि हम बातें तो बहुत करते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, हम बातें बहुत करते हैं, हमारे पुराण हैं, कोई भी ये बात नहीं करता कि 4 वेद कौन से हैं, 4 वेद लिखे किसने, 4 वेद बोले किसने। भगवान श्री हरि विष्णु ने 4 वेद बोले, 4 ऋषियों ने उनको लिखा, अग्नि, अंगिरा, वायु और आदित्य, और उसके बाद उनसे ही निकल के मिश्रण आया पुराणों का। उसके बाद गीता, मतलब युद्ध के मैदान में, ये ऐसा देश है जहाँ युद्ध के मैदान में गीता बोली गई, 1800 श्लोक बोले गए। तो बहुत हद तक जरूरी है कि क्या इन बातों को कोई स्कूल पढ़ाने को तैयार, क्योंकि रूट कल्चर तो यही है। जब गीता प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक की तरह विदेशों में रखी गई है, स्कूलों में, कंपनियों में, तो क्यों ना उसको करें। जहाँ हम बैठे हैं गुड़गांव में आप अभी रियल एस्टेट के लोगों का आपने इंटरव्यू करा, पॉलिटिकल लोगों का इंटरव्यू करा, प्रशासनिक अधिकारियों का इंटरव्यू करा, पर क्या कोई ऐसा है जो बगैर स्कूल के डेस्क बेंच के आपके मंच तक पहुंचा हो? ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो हर आदमी उसी डेस्क बेंच से पढ़ के, जितने भी लोग आए सब उन्हीं डेस्क बेंच से पढ़ के। और गुड़गांव जैसा भौगोलिक स्थिति का शहर जहां रियल एस्टेट के लोग हैं, बट रियल एस्टेट का एक भी सिंगल घर ऐसा नहीं है जो स्कूल से ना जुड़ा हो। या तो किसी की वाइफ पढ़ा रही है, वाइफ पढ़ाने से पहले किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, या आदमी खुद स्कूल में है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, ड्रेस के माध्यम से, किसी और रोजगार के माध्यम से। जब आप जमीन खरीदते हो स्कूल के लिए, जब आप उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हो, तो ढेर सारे लोग, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, कितने सारे लोग, कितने सारे प्रशासनिक अधिकारी उस प्रोसेस से जुड़ते हैं। और गुड़गांव जैसा शहर जहाँ पहले हीरो होंडा, मारुति और ऑटोमोबाइल की धूम रहती थी, अब रियल एस्टेट की धूम है। मैं ये तो नहीं कहता कि प्राइवेट स्कूल एक इंडस्ट्री बन गई है, क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, जो मेरी एक जेन्युइन ईमानदार कोशिश रहती है जीएवी के थ्रू। पर क्या एक भी परिवार ऐसा है जो स्कूल से ना जुड़ा हो? तो बहुत हद तक जरूरी है कि जहाँ गुड़गांव जैसे मेट्रो में रियल एस्टेट कंपनियां आई, रियल एस्टेट वालों के भी तो बच्चे ही होंगे, किसी न किसी स्कूल में पढ़ते ही होंगे। तो बहुत हद तक जरूरी है कि जब अब डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, जब हम अध्यात्म से फाइनली जोड़ते हैं बच्चों को, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन पॉलिसी आई कि 18 साल के बच्चों को
कितनी इंटरनेट और कौन सी साइट एसेसिबल करी जाएंगी, किसके गाइडेंस में करी जाएंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि समाज बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, और फाइनली सरकार भी कह रही है कि जो नॉर्मल लाइब्रेरी थी, फिजिकल लाइब्रेरी थी, उसकी जगह ई लाइब्रेरी आ गई। तो बहुत हद तक जरूरी है कि डाटा कैसे कंट्रोल होगा, बच्चों को पढ़ाया कैसे जाएगा, और उसमें मॉनिटरिंग जीआई इंटरनेशनल स्कूलों की है कि यदि आप बच्चों को अध्यात्म से जोड़ के रखते हो, यदि आप पेरेंटिंग अच्छी करते हो, तो आने वाले दिनों में वो बच्चा इंटरनेट पे जाएगा तो जरूर, बट वो किसी और अलग कंटेंट पे जाने की बजाय, एडल्ट कंटेंट पे जाने की बजाय बच्चा कम से कम अपने कंटेंट पे रहेगा। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, ऐसे में किस तरह से बच्चों को गीता की ओर, राधे राधे की ओर लेकर जा रहे हो आप? क्या अभिभावक जो पचा पा रहे हैं कंपटीशन के इस युग में? क्योंकि त्रिभाषीय फार्मूला भी लागू किया गया है, नए नए विषय आए हैं, विषयों की स्वतंत्रता भी दी गई है। नई एजुकेशन पॉलिसी तो ये कहती है कि बच्चा मेडिकल का जो बच्चा है, साइंस का बच्चा है, वो आर्ट भी पढ़ सकता है, फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ सकता है। ऐसे में इस तरह के विषयों का किस तरह से उसको समावेशित करेंगे आप? मैं पहले तो ये बताऊं, जैसे हमारे और आपके टाइम में, स्कूलिंग के टाइम में एक ज़माना था कि बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, बैरिस्टर बनेगा, नहीं तो फिर जनरल कैटेगरी होगी कि जो बन गया सो ठीक है, मतलब उसकी कैटेगरी मानी नहीं है। आज की डेट में जब पेरेंट प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से या सरकारी स्कूलों के माध्यम से जब जुड़ा है बच्चे के साथ, जैसे अभी मुझे पिछले वीक में एक बार दुबई जाने का मौका मिला, तो वहाँ एक अजीब चीज़ पता लगी, स्कूलों की वजह से ही मैं गया था, कि जब आप स्कूल की परमिशन लेते हो तो बाकी सारे डिपार्टमेंट के अलावा आरटीए, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, आपको परमिशन देती है, क्योंकि वहाँ तकरीबन 1000 में से 800 बच्चों को लेने पेरेंट खुद जाते हैं। तो जब पेरेंट खुद जाता है, इतनी फोकस्ड अप्रोच के साथ बात करता है, और जब दुबई या यूएसए में जाके आपको हिंदी बोलने को, देखने को मिलती है सामने वाला, मेरे को एक सीखने का, आंखें खोलो सर, आंखें, क्योंकि मैं इमिग्रेशन में आंखें बंद करे खड़ा था, आंखें नहीं खुल रही थी। जब हिंदी का बोलबाला है तो इसी तरीके से पेरेंट को, कितने ही इंग्लिश परिवेश में चले जाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चले जाओ, बट अपने बच्चे को राधे राधे बोलते हुए देखते हुए, पैर छूते हुए देखते हुए, आध्यात्म की दुनिया में जाते हुए। अब आप मेडिकल फैसिलिटी की बात कर लो, गुड़गांव में कितनी सारी चीज़ें हो जाओ, हल्का सा दांत में दर्द हो जाए तुरंत निकलता, हे राम, ओ गॉड, हे भगवान। तो बहुत हद तक जरूरी है कि हम एजुकेशन को साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करें, साइंटिफिक तरीकों पे जारी रखें, बट कम से कम उस परमपिता परमात्मा को तो याद रखें। और मेरे ख्याल में कितने ही बड़े बन जाओ, फाइनली जब जाते हो दुनिया से तो एक चीज़ जरूर याद रहती है, हे भगवान। तो ये एक जेन्युइन सी, ईमानदार सी कोशिश है कि बच्चों को साइंटिस्ट भी बनाएंगे, बच्चों को वैज्ञानिक भी बनाएंगे, बच्चों को अच्छे स्तर के टीचर भी बनाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि और प्रोफेशन बनाने की बजाय टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी प्रोफेशन क्रिएट कर रहा है। तो मैं तो प्रमोट करता हूं कि बीएड के बाद लोग टीचिंग को एज ए प्रोफेशन चुने, ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग को एज ए प्रोफेशन चुने। और अब क्योंकि गुड़गांव पैसों का शहर है, वो भी टाइम नहीं गया कि टीचिंग में सैलरी नहीं रही। पहले एक टाइम था कि टीचर्स की सैलरी नहीं होती थी। आज की डेट में तो यदि आप अच्छा पढ़ाते हो तो आपको यकीन नहीं होगा, एक एक 2-2 घंटों के मंथली पैकेज 2.5-2, 3-3 लाख रुपए पे पहुंचे हुए हैं। तो अब वो टाइम है कि अब, पहले एक कॉट था कि बच्चे, टीचर्स और सड़क कहीं नहीं जाते, पर अपने पथिक को और अपने उसको दूसरे उस तक पहुंचा देते हैं। अब सड़क का मुझे पता नहीं कहीं जाए ना जाए, बट टीचर्स भी अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा ऑप्ट कर रहे हैं। और जिस शहर में बैठ के हम कॉन्क्लेव कर रहे हैं, वहाँ तो क्योंकि डिजिटल एजुकेशन पर फोकस है, ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस है, इंटरनेट और डेटा पर फोकस है, तो आने वाले दिनों में राधे राधे करते हुए भी बच्चे चांद पे तो जाएंगे। ज्योति सिंह जी, आपके पास लौटूंगा मैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से स्नातक हैं आप, उस रिमोट से एरिया से। हरियाणा में राजनीति का गढ़ तो है रोहतक, हाँ जी, झज्जर, जहां पर आपकी संस्था काम करती है, बैकवर्ड सा इलाका है। अभी प्रदीप कौशिक जी कह रहे थे कि रियल एस्टेट का यहाँ पर जो है पूरी तरह से साम्राज्य है, अच्छा खासा पैसा लोग जो है वो खर्च करते हैं शिक्षा के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर। आपकी संस्था की अगर बात करें, लोगों की कितनी सपोर्ट आपको मिल पा रही है? सरकारी तौर पर अगर बात करें, सामाजिक तौर पर बात करें, किस तरह की सपोर्ट, सहयोग की अगर बात करें, लोगों का आपको मिल पा रहा है? देखिए, मेरे एनजीओ को सपोर्ट सिर्फ हमारे भाईचारे का है। वहाँ पर ना मुझे कोई राजनीतिक सपोर्ट है, ना कोई वैसा सपोर्ट है। सिर्फ अभी तो हमारे भाइयों की दया से ही चल रहा है वो। बाकी हाँ, अगर सरकार हमें सपोर्ट करती है तो हम उस काम को और अच्छे से कर पाएंगे। कभी ऐसा लगा कि ये काम जो है छोड़ देना चाहिए आपको? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने इस चीज़ की शुरुआत की थी तो
मैंने ये सोचकर की थी कि मैं खुद इतनी सक्षम होनी चाहिए कि मैं इस चीज़ को चला सकूं, मैं डिपेंड ना रहूं किसी पर। क्या समाज से या परिवारों से किसी तरह के कभी विरोध का भी आपको सामना करना पड़ा? अगर बात करें नेत्रहीनों की, जो नेत्रहीन बच्चियां उनकी शादी को लेकर, या दूसरे तमाम जो क्रियाकलाप आप करवाती हैं समाज में, कभी समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा समाज के तो ऐसे विरोध का सामना मैंने नहीं किया, लेकिन जब हम शादी कराते हैं किसी की लड़की की, तो लास्ट ईयर जो मैंने शादी कराई थी वो लड़का और लड़की दोनों अलग कास्ट से थे, तो उनकी फैमिली को प्रॉब्लम थी। वैसे तो वो उनको रखते भी नहीं है, ना उनसे कभी वो मिलने आते, ना वो उनको कभी पूछते, लेकिन जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो वो जरूर बीच में। बिन संसाधनों के ऐसे कितना आप कुछ कर पा रही हैं, और आगे भविष्य की क्या रणनीति है आपकी? किस तरह से और आगे बढ़ाएंगे इस मुहिम को, और कैसे लोगों को जोड़ेंगे? आखिरी प्रश्न। देखिए, अगर सरकार या आसपास वाले जो भी हमारे भाई लोग हैं वो हमें सहारा देंगे तो हम और अच्छे से इस काम को कर पाएंगे। अभी हमारे पास 40 से 50 बच्चे हैं, आगे हम उसकी संख्या हज़ारों में भी कर सकते हैं। प्रदीप कौशिक जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूँगा। शिक्षा और अध्यात्म की आपने बात की थी, लेकिन युवाओं को पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, इस तरह की कहावत क्या एक बार फिर से प्रासंगिक हो पाएगी? आखिरी कमेंट और बहुत संक्षेप में। देखो, इसलिए तो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी भारत को मिली है, तो धन्यवाद भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और जब वो चीज़ें, क्योंकि हरियाणा खेलों का स्टेट है, जितने सारे मेडल हैं, यदि आज तक यदि 100 गोल्ड मेडल जीते गए हैं तो उनमें से 80 हरियाणा के होंगे, चाहे वो रेसलिंग के हों, कबड्डी के हों, क्रिकेट में भी आजकल बहुत लोग जाने लगे हैं, और एथलेटिक्स में तो नीरज चोपड़ा से लेके गोल्डन बॉय। तो मेरी एक जेन्युइन सी है कि फाइनली ब्लॉक लेवल पे, जोन लेवल पे जाने से पहले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने से पहले ये जो खेल नर्सरी हैं स्कूलों में ही तैयार होती हैं। पहले सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 2014 में आते खेल नर्सरियों की शुरुआत करी थी। तो आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि वो खेल नर्सरियां स्कूलों में फिर से शुरू कराई जाएं, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूलों में। और जब जिस स्तर पे बच्चा तैयार होता है, कॉमनवेल्थ में हम मेजबानी के बाद मेडल तब जीतेंगे जब स्कूली स्तर पे खेलों को उतनी ही शिद्दत से बढ़ावा दिया जाएगा, उतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाएगा, और खासकर अंडर प्रिविलेज बच्चों को स्कॉलरशिप एक चीज है, बट जो प्रिविलेज बच्चे भी हैं उनको भी स्कूली शिक्षा के साथ साथ लगातार। बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए। ज्योति सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप कौशिक जी, लगातार संस्थाएं आप चला रहे हैं, और भविष्य में भी उम्मीद है कि इसी तरह से, चाहे अध्यात्म की बात की जाए या फिर समाज सेवा की बात की जाए, आप इन मुहिमों को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ इस खास सेगमेंट में, इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा का गुरुग्राम मंच लगातार जारी है। नमस्कार। बहुत शुक्रिया।